हेलो प्यारे बच्चों, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं जो कि चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। हम लोगों ने पहले ही शुरुआत कर चुका था इसका, यूरोप में क्या है राष्ट्रवाद है। तो इसमें हम लोगों ने कुछ कुछ पॉइंट देखे थे, मुख्य मुख्य पॉइंट जो उसमें क्या था। तो 1830 से पहले ही क्रांति सब देखे थे, और उसमें भी बहुत बहुत मुख्य 1789 क्रांति हुई थी, मेटरनिक युग आया था, और बहुत से नेपोलियन युग आया था, बहुत से युग सब देखे थे। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो उसको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा उसका लिंक, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों ने वहाँ से नहीं मिले तो आप लोग सीधे चैनल पे जाने के बाद पूरे वहाँ पे देखिएगा, आपको लाइन बाय लाइन मिल जाएगा। यूरोप में राष्ट्रवाद का लेक्चर नंबर 1 होगा। तो आप लोगों ने अगर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। अपने घर में भी जो भाई बहन है उसको भी शेयर कीजिएगा और पढ़िएगा, ठीक है। तो आप हम लोग टाइम ना लेते हुए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है, तो बहुत मुख्य पॉइंट हम लोग क्या करते हैं देखते जाते हैं, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या करा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का या इससे पहले पीछे हम लोग कर चुके हैं। नेपोलियन युग, मेटरनिक युग, जितना भी युग था सब कुछ कर लिया है। अब आते हैं हम लोग 1830 की फ्रांसीसी क्रांति। अब 1830 की फ्रांसीसी क्रांति क्या है, इसमें क्या क्या हुआ था, कारण क्या है 1830 क्रांति, यानी क्यों 1830 फ्रांसीसी क्रांति। मेटरनिक युग आया था, उसमें भी जितने भी राजा बने थे, सब क्या शासक बने थे, सब अपना जेब भरने के लिए भर रहे थे, और इसलिए 1830 की फ्रांसीसी क्रांति आया। यानी फ्रांस में 1830 क्रांति के कारण क्या है, तो इसमें मेटरनिक की जो है प्रतिक्रियावादी नीति जो थी, यानी मेटरनिक जो इससे पहले जो थे, मेटरनिक का जो नीति था वो भी उसी तरह से जैसे जैसे लुई सोल्मी का था, इसी तरह से जिस तरह से लुई सोल्मी का था उसी तरह से मेटरनिक का भी वही नीति, वही हिसाब से चलने लगे थे, और अपना जेब के भरने के प्रयास में ये भी पड़े हुए थे मेटरनिक भी। ये 1830 के कारण फ्रांसीसी क्रांति का कारण आया, और इसको फ्रांसीसी क्रांति आया और इसको भी हटाने का प्रयास किया गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, चार्ल्स 10वीं का निरंकुश शासन, यानी जब चार्ल्स 10वीं था उसको क्या निरंकुश शासन, यानी शासन व्यवस्था उसका कोई भी अच्छा नहीं था। जिस तरह से शासन रहना चाहिए उस तरह से शासन नहीं था, और जनता में उत्साहित नहीं था, और जनता के प्रति प्यार नहीं था, और जो शासन चलना चाहिए, जिस तरह से देश चलना चाहिए उस तरह से चल नहीं रहा था। फिर आता है 1830 के फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम। अब 1830 की फ्रांसीसी क्रांति जो आया उसका परिणाम क्या क्या हुआ, उस 1830 की फ्रांसीसी क्रांति में परिणाम किसको क्या झेलना पड़ा, किसको धक्का लगा, मतलब घटा हुआ, किसको नुकसान हुआ, जनता को घटा हुआ या शासक को घटा हुआ, देखिए उसके बारे में जानते हैं। चार्ल्स 10वीं फ्रांस की, सॉरी यहाँ पे फ्रांस होगा, चार्ल्स 10वीं फ्रांस की गद्दी को त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर गया। अब देखो चार्ल्स 10वीं था, इसका भी शासन अच्छा नहीं था, तो लोगों ने, वहाँ की जनता थे फ्रांस के लोग, उसने क्या किया, उसके विरुद्ध क्या किया, जंग छेड़ा, मतलब उसके विरुद्ध क्या किया, आवाज़ लगाए। तो इसको जो है अभी इसको क्या हुआ, ये लड़े नहीं। जब चार्ल्स 10वीं को लगा कि नहीं, मेरे जान का खतरा है, मेरे गद्दी को खतरा है, और मैं यहाँ सही सेफ नहीं रह सकता हूँ फ्रांस में, तो ये फ्रांस को छोड़ दिया, फ्रांस का अपना गद्दी को त्याग कर दिया, त्याग पत्र लिख दिया, और त्याग पत्र लिखने के बाद क्या किया, ये पलायन कर गए कि कोई और देश पलायन कर गए, यानी कहाँ पलायन कर गए, इंग्लैंड पलायन कर गए। तो पूछेगा कि चार्ल्स 10वीं है किस क्रांति में इंग्लैंड पलायन कर गए, तो बोले 1830 की फ्रांसीसी क्रांति में अपना उसके बाद परिणाम हुआ, उसके बाद क्या हुआ, अपना पलायन कर गए, कहाँ, इंग्लैंड। तो पूछेगा कि ऐसी कौन सी शासक था, जो ऐसा कौन सा तो नेता था जो अपना फ्रांस को छोड़ के और इंग्लैंड पलायन कर गया था, क्या कौन सा था जो चार्ल्स 10वीं जो फ्रांस की गद्दी को छोड़ के कहाँ पलायन कर गया, इंग्लैंड पलायन कर गया, ठीक है। उसके बाद क्या था, फ्रांस से कौन सा पूर्व वंश, फ्रांस के बुर्बो वंश का अंत हो गया। जो बुर्बो वंश था, जो शुरू से चलते आ रहा था, अपना जेब भरने वाला वंश, उसका क्या हो गया, फिर अंत हो गया, उसका क्या हुआ, अंत हो गया। जब ये अपना पलायन करके चले गए, अब फिर क्या होना चाहिए था कि फ्रांस को चलाने के लिए कोई एक शासक चाहिए था, यानी कोई एक सरकार चाहिए थी, कोई एक व्यक्ति ऐसा चाहिए था जो फ्रांस को क्या करे, चलाए, और जिस तरह से चलता है देश उस तरह से देश को चलाए। तो जब ये नेता अपना क्या किया, अपना पलायन करके मतलब देश को छोड़ ही दिया, तो इसमें कोई उस देश में, फ्रांस में कोई नेता चाहिए ना जो कि देश को चलाने के लिए। तो वो क्या हुआ, 1830 के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। जो राजतंत्र का स्थापना हुआ उसके बाद किसका स्थापना हुआ, पहले तो अपना तंत्र था, अपना जनता कुछ करे, कोई कुछ करे, राज कुछ करे, अपना जेब भर रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ, 1830 के बाद एक राजतंत्र का, संवैधानिक राजतंत्र का, संविधान के हिसाब से राजतंत्र का क्या हुआ, स्थापना हुई। और आलेनियंस वंश के लुई फिलिप को राजा बना दिया गया, यानी लुई फिलिप को उसके बाद जब ये अपना देश छोड़ के चले गए, तो चार्ल्स 10वीं, उसके बाद किसको राजा बनाए। तो पूछा जाए प्रश्न कि चार्ल्स 10वीं जब अपना गद्दी को त्याग के दूसरे देश पलायन कर गए, तो उसके बाद वहाँ का राजा फ्रांस का किसको बनाया गया, तो फ्रांस का राजा घोषित लुई फिलिप्स को किया गया, ठीक है, लुई फिलिप्स को राजा घोषित कर दिया गया। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसका आगे हम लोग देखते हैं। देखिए उसके बाद क्या था, 1830 क्रांति तो हो गया, अब परिणाम भी उसका हो गया, क्या क्या भुगतना पड़ा उस परिणाम में।
अब आता है 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण। अब 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण में क्या क्या हुआ उसको देखते हैं। जो 1830 के फ्रांसीसी क्रांति में परिणाम में क्या किया गया था, जो लुई फिलिप्स को क्या बना दिया गया था, राजा बना दिया गया था वहाँ फ्रांस का। तो वो जो है लुई फिलिप्स को अब यहाँ पे क्या क्या किया लुई फिलिप्स ने 1848 तक आते आते, वो आप देखते हैं। जो लुई फिलिप्स ने क्या किया इतने सालों में, लुई फिलिप की कमजोर नीति, लुई फिलिप जितने भी नीति लगा चालू करते थे ना, जितने भी नियम थे उसका, वो सभी कमजोर थे, उस नियम के अनुसार कुछ होता नहीं था, ठीक है। उसके बाद लुई फिलिप के द्वारा प्रतिक्रियावादी गीजों के प्रधानमंत्री बनाना। अब देखो लुई फिलिप द्वारा क्या हुआ कि प्रतिक्रियावादी जो गीज था ना, गीज उसको क्या बना दिया, ये क्या बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। अब लुई फिलिप जो वहाँ का राजा बना, तो वहाँ प्रधानमंत्री इसको ऐसा आदमी को बनाया था, किसको, गीजो को, जो प्रधान गीजो, किसको, जब पूछा जाएगा प्रश्न कि लुई फिलिप के शासन में वहाँ का फ्रांस का प्रधानमंत्री कौन था, तो क्या बोलेगा, गीजो था। कौन था, गीजो। तो वहाँ का जो गीजो का जो प्रधानमंत्री बनाया, तो इसका जो है बहुत ही कमजोर था, ये क्या था, बहुत ही इसका क्रियावादी प्रतिक्रियावादी बहुत कमजोर था, ये अपना कोई भी काम कर ही नहीं रहा था वहाँ पे। अब जब कोई ऐसा प्रधानमंत्री जो काम ना करे देश के लिए, तो प्रधानमंत्री का रहना कोई जरूरी है, कोई भी काम अगर नहीं करे तो प्रधानमंत्री वहाँ कहलाएगा, अच्छा कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। तो वह कहता है कि लुई फिलिप के द्वारा प्रतिक्रियावादी गीजो को प्रधानमंत्री बनाना, ये बहुत ही घटिया काम है, ये कोई काम कर ही नहीं रहता देश के लिए। अब कहता है कि वैधानिक, संवैधानिक और आर्थिक किसी भी प्रकार का सुधारात्मक कार्य नहीं करना, यानी ये जो गीजो जो बनाया यहाँ का प्रधानमंत्री, तो क्या कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे वहाँ देश को क्या हो, सुविधा मिले, ना ही वैधानिक तरीका से किया, ना ही संवैधानिक तरीका से किया, ना ही अपने मर्जी के तरीका से किया, ना ही संविधान में रह के किया, ना ही क्या आर्थिक यानी आर्थिक में सुधार लाया, और स्थिति जो था नीचे था उसको उसमें सुधार लाया, किसी भी प्रकार की कोई सुधारात्मक कार्य नहीं किया वहाँ पर। अब पूंजी क्या करते थे, ये भी लुई फिलिप्स भी वहाँ के जो जितने भी अमीर लोग थे उसके साथ क्या करते रहते थे ये, और गरीबों को कोई भी देखभाल नहीं करते थे। पूंजीपति वर्ग को साथ रखना, वो जितना भी पूंजी वाले थे, अमीर लोग थे, उसको साथ रखते थे। और उसके असफलता विदेश नीति, ये जो विदेश के खिलाफ नीति लगाते थे विदेश में, वो सभी नीति इसका क्या हो गया, असफल होते गए। और उसके बाद बेरोजगारी एवं भुखमरी का बढ़ना, और जो वहाँ जो बेरोजगारी था, जो फ्रांस का बेरोजगारी थे और भुखमरी थे, उसमें कम नहीं, सुधार नहीं हो रहा था, उसके बावजूद बढ़ ही रहा था उसमें, ठीक है। तो इसलिए अब ये 1840 का परिणाम आ गया, हम देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए फिर 1840 से फ्रांसीसी क्रांति कारण तो देख लिए, अब परिणाम देखते हैं। कहता है पुरातन व्यवस्था का अंत। अब 1847 से क्या पुरातन व्यवस्था जो था, जो पहले की व्यवस्था थे, उस सभी क्या हो गया, अंत हो गया, क्या हो गया, खत्म हो गया, यानी अंत का मतलब खत्म हो गया। अब द्वितीय गणराज्य की स्थापना, अब फिर से एक नया गणराज्य की स्थापना हुई, और उस स्थापना में आगे चलने लगे। तो फिर द्वितीय गणराज्य की स्थापना हुई, और फिर लुई नेपोलियन III का फ्रांस का सम्राट बनना, यानी नेपोलियन III का क्या होगा, सम्राट का, फ्रांस का सम्राट बनने लगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ऐसा हम लोग देखेंगे जब इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, काउंट काबूर, इसको बारे में हम लोग अब जानेंगे इससे आगे, इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग। अब आ गए हम लोग इटली के एकीकरण में। अब इटली का जब कोई भी चीज़ जो चालू होता है उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ लोग लग ही जाता है, जैसे गांव में हो कहीं भी चालू होता है, किसी घर में भी चालू होता है कोई भी चीज़, तो उसको रोकने के लिए कोई ना कोई एक नया आदमी लग ही जाता है। तो इसमें क्या हुआ, इटली का जब एकीकरण हुआ, चालू होने वाला था, तो उसमें एक बाधक तत्व आने लगा। जब इटली का एकीकरण चालू हुआ, उसमें कुछ लोग क्या करे, उसमें रुकावट डालने लगे। तो इसमें बाधक तत्व क्या था, इटली के एकीकरण के बाधक तत्व क्या थे पूछा। तो इस तरह से आप लोग बताना है कि इटली कई छोटे छोटे राज्य में विभक्त थे, यानी इटली जो है छोटा छोटा राज्य मिलकर एक देश बना था, इटली देश, यानी बहुत छोटा छोटा राज्य था, और अनेक राज्य था, लगभग करीब शायद 200 या 300 राज्य था। तो वो मिलकर क्या बने थे, क्या बने थे, जो कि एक देश बने थे, इटली देश। अब क्या उसमें क्या आया कि इटली, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था, यानी इटली जो है इन ऑस्ट्रिया और फ्रांस के राष्ट्र के अंदर क्या कहता है, ये दबा हुआ था, यानी ये ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जो है ये लोग उसको इटली को अगर कोई चीज़ देता था तो करता था, नहीं देता था तो नहीं करता, इसके अंदर दबे हुए थे। और उसके बाद क्या था, पोप का इच्छा ये था, वहाँ के जो पोप थे इटली में, तो पोप का इच्छा ये था कि वो अपने नेतृत्व में ही इटली का एकीकरण कराए। तो पोप का इच्छा था कि इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में हो। तो ये भी अपना बाधा डाल रहा था एकीकरण में कि मेरे ही नेतृत्व में होना चाहिए, मेरे अलावा किसी और के नेतृत्व में नहीं होने चाहिए। तो इसको आप नोट करिए। इसके बाद हम देखेंगे जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोगों ने आगे एक इटली का एकीकरण तो देख लिए, अब हम लोग देखेंगे मेजनी के बारे में, हम कुछ जानेंगे मेजनी का क्या क्या तथ्य था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो मेजनी का तथ्य ये सब था, इसमें मेजनी क्या करते थे पहले और उसके बाद क्या सोचते रहे थे। मेजनी साहित्यकार और गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और सेनापति था। मेजनी जो थे साहित्यकार थे और गणतंत्र विचार के लोग थे। वो अपना विचार जो है लोगों के प्रति रखने का भी प्रयास करते थे। वो अपना मतलब एक तरह से सबको लेकर चलने का काम करते थे। फिर आता है मेजनी का संबंध कार्बोनरी नाम गुप्त दल से था, यानी इसका जो संबंध था कार्बोनरी नाम से गुप्त दल से भी था।
इसका गुप्त दल था एक कार्बोनरी नामक, उससे जो गुप्त दल से बीच का क्या था, संबंध था। कार्बोनरी नामक किसके कार्बोनरी नामक जो था एक गुप्त दल था, यहाँ पे कार्बोनरी नामक होगा, नाम नहीं होगा, नामक होगा। कार्बोनरी नामक एक गुप्त दल था, उससे इसका क्या था, जो कार्बोनरी नामक जो एक गुप्त दल था, एक गुप्त दल था, उसका नाम क्या था, कार्बोनरी, एक कार्बोनरी नाम था, उससे ये संबंध रखे थे। और इसे मेजनिक ने 1831 में यंग इटली नामक संस्था का स्थापना किया, एक संस्था बनाया, उसका नाम रखा गया यंग इटली। उसका कब किया गया, उसे कहा यंग इटली संस्था का स्थापना कब हुआ, तो क्या कहना है 1831 ईस्वी में। आप कुछ कहेगा कि 1831 ईस्वी में जर्मन मेजनी ने किस संस्था का स्थापना किया, तो यंग इटली का किया। और क्या बोलेगा इस तरह से, यंग इटली नामक संस्था का स्थापना किसने किया, यहाँ पे देखिए 3-4 प्रश्न बन सकता है। मेजनी ने 1831 ईस्वी में किस संस्था की स्थापना की, तो यंग इटली की नामक संस्था की स्थापना की। और 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किसने की, तो मेजनी ने की। और 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना मेजनी ने की। और मेजनी ने 1831 ईस्वी में किस नामक संस्था की स्थापना की थी, यंग इटली नामक की। और यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किसने की, तो मेजनी ने की। यंग इटली नामक संस्था की स्थापना मेजनी ने किस वर्ष की, तो 1831 ईस्वी में की। 4 तरह से क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि मेजनी ने 1831 ईस्वी में किस संस्था की स्थापना की, तो यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि मेजनी ने यंग इटली संस्था की स्थापना कब की, तो 1831 ईस्वी में की। 2 प्रश्न हो गया। आप कोई प्रश्न ऐसा बनेगा 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किसने की, तो मेजनी ने की, ये तीसरा प्रश्न हो गया। अब इस तरह से प्रश्न हो गया यंग इटली संस्था की स्थापना मेजनी ने कब की, तो 1831 ईस्वी में की। इस तरह से इसको प्रश्न बन सकता है, तो ठीक है। अब आता है फिर मेजनी ने फिर एक संस्था का उत्पादन किया, यानी स्थापना किया 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का भी स्थापना किया। तो अगर पूछेगा यंग यूरोप नामक संस्था का स्थापना कब हुआ, तो 1834 में। 1834 में किस नामक संस्था का स्थापना हुआ, यंग यूरोप का। मेजनी ने 1834 में किस संस्था की स्थापना की, यंग यूरोप का। यंग यूरोप संस्था का स्थापना किसने की, तो मेजनी ने की। और कब की, तो 1834 ईस्वी में की। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, इस बारे में देखते हैं आगे। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं मेजनी के बाद कॉन्ट काबूर के बारे में कुछ जानते हैं। कॉन्ट काबूर कैसे व्यक्ति थे, क्या करते थे। तो कॉन्ट काबूर जो थे वो देखिए, कॉन्ट काबूर कहते हैं सर्डिनिया और पीडमाउंट के शासक विक्टर एमेनुएल कॉन्ट काबूर को प्रधानमंत्री बना दिया। क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ये जो कॉन्ट काबूर थे, ये किसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, तो ये जो थे एमेनुएल कॉन्ट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, ये कॉन्ट काबूर एक सफल कूटनीतिक एवं राष्ट्रवादी था। यानी सफल ये इसका जो कार्य करता था, इसका मतलब जो इसका जो कोई भी काम करते थे, ये जो अपना नीति चलाते थे, वो सभी नीति क्या थे, इसके सफल होते जा रहे थे। जितने भी काम करते जा रहे थे, चाहे जनता के हित में हो या जनता के विरोध में जो भी काम करते थे, वो सभी क्या थे, इसका सफल होते, विफल कभी नहीं हुआ, यानी असफल कभी नहीं हुआ। ये हमेशा क्या सफल होते गए, क्या होते गए, सफल होते गए इसका नीति। तो ये ऐसे व्यक्ति थे कॉन्ट काबूर, एक सफल एक कूटनीतिक और राष्ट्रवादी था। और ये जो अपना एमेनुएल कॉन्ट काबूर को प्रधानमंत्री बना दिया, उसके बाद ये नीतियां सभी सफल होते गए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे। अब देखिए, उसके बाद गैरीबाल्डी का क्या योगदान रहा इटली के एकीकरण में। इसे इटली के एकीकरण किसका आया, मेजनी आया, कॉन्ट काबूर आया, गैरीबाल्डी आया, इन सभी का योगदान हमने देखा। अब गैरीबाल्डी का योगदान देखते हैं। तो गैरीबाल्डी का योगदान क्या था, तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। एक क्या था, पेशे से, ये अपना पेशा, जैसे मेरा पेशा है पढ़ाना, आप लोग का पेशा है, आप जैसे किसी का पिता टीचर है, किसी का पिता फार्मर है, किसी का पिता जिसका पिता टीचर है उसका पेशा पढ़ाना होता है। और जिसका पिता किसान है उसका पिता फार्मर यानी किसानी होता है पेशा। तो इसी तरह से पेशा क्या था, नाविक था। और मेजनी के विचारों पे ये अपना समर्थक था, यानी मेजनी का जो विचार था उसी के विचारों से अपना चलने लगा ये भी। और जब चलने में था तब, परंतु बाद में काबूल के प्रभाव से मैं आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षकार किया। जब ये काबूल के बारे में इसको पता चला, तब काबूल के पक्षधार को भी बाद में क्या स्वीकार किया, उस पर भी चलने लगा। तब क्या हुआ, इसके बाद ये मतलब सभी जो योगदान दिए थे अपना, मेजनी हो गया, कॉन्ट काबूर हो गया, गैरीबाल्डी, ये सभी जो इटली के एकीकरण में बहुत ही अच्छा योगदान दिया, ठीक है, उसका सफल बनाया। तो अब देखिए, फिर 1862 में कॉन्ट काबूर का मृत्यु हो गया। जब कॉन्ट काबूर 1862 हुआ, तो 62 में इसका मृत्यु हो गया, ठीक है। जब कॉन्ट काबूर का मृत्यु हुआ, तो 1871 में फ्रांस पर्सा का युद्ध छेड़ा। जब कॉन्ट काबूर मर गए, तब एक युद्ध छेड़ा गया जो कि फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ।
तो पर्सा का युद्ध हुआ और इटली का एकीकरण 1871 में पूर्ण हो गया। जब युद्ध हुआ तो इसमें क्या हुआ, इसका एकीकरण समाप्त हो गया 1871 में। ये युद्ध हो गया, दो के बीच एक हार और एक जीत गया। तो इसमें फ्रांस क्या हुआ, जीता, पर्सा क्या हार हो गई। और उसके बाद क्या होगा, इटली के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है, गैरिबाल्डी को, काउंट काबूल को और जर्मनी को जाता है। तथा इटली के एकीकरण श्रेय का श्रेय जर्मनी कहा जाता है, मेजनी, काउंट काबूल और गैरिबाल्डी को दिया जाता है। ये तीनों ने अच्छा योगदान दिया था इटली के एकीकरण और अपना सफल भी रहा और ये अपना दान दे दिया, लेकिन इटली के एकीकरण को विफल नहीं होने दिया, सफल किया और उसके बाद पर्सा से युद्ध अपना जीत गए और इटली का एकीकरण संपूर्ण हो गया। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही हम लोग देखते हैं। और आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।